राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CII की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। इंडिया एट 75 आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार और व्यापार के साथ विषय पर चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व उद्योगों पर है। इस अवसर पर आगे बात करते हुए प्रधानमंत्री ने नए भारत द्वारा दुनिया से कदम मिलाकर चलने की बात पर जोर दिया। साथ ही भारतीय द्वारा भारत में बने उत्पादों को अपनाने की इच्छा पर भी प्रकाश डाला। ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में आज की ये बैठक बहुत अहम है। इतने बड़े संकट के बीच हम सरकार और भारत के उद्योग जगत की साझेदारी को मजबूत होते भी देख रहे हैं। मास्क, PPE, वेंटिलेटर से लेकर टीकाकरण तक देश को जो भी जरूरत पड़ी, जब भी जरूरत पड़ी, इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर हर संभव योगदान दिया। इंडस्ट्री के आप सभी साथी, सभी संगठन भारत की ग्रोथ स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे। आप सभी के प्रयासों से भारत की इकोनॉमी अब फिर गति पकड़ रही है। आज शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब न्यू अपॉर्चुनिटीज को लेकर किसी न किसी CEO का स्टेटमेंट ना आता हो या कोई रिपोर्ट ना आती हो। IT सेक्टर में रिकॉर्ड हायरिंग को लेकर भी हमने रिपोर्ट देखी है। ये देश में डिजिटाइजेशन और डिमांड की ग्रोथ का ही परिणाम है। ऐसे में अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन नए अवसरों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ 2 गुनी गति से बढ़े। साथियों, CII की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा कदम देश ने उठाया है। इसमें स्कूल स्किल से लेकर रिसर्च तक का एक नया इकोसिस्टम तैयार करने का भरपूर रोडमैप है। इसमें भी इंडस्ट्री की एक सक्रिय भूमिका बहुत जरूरी है। विशेष रूप से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है। आत्मनिर्भर भारत के लिए R&D पर हमारा इन्वेस्टमेंट हमें कई गुना बढ़ाना होगा और ये सिर्फ सरकारी प्रयासों से ही संभव नहीं है। इसमें इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भागीदारी की जरूरत है। हमारा लक्ष्य ब्रांड इंडिया को मजबूत करने का है। हमारा लक्ष्य देश को समृद्धि और सम्मान देने का। देश के महान युवा क्रांतिकारी खुदीराम बोस की आज पुण्यतिथि है। इन्हें आज ही के दिन बंगाल में फांसी की सजा दे दी गई थी। इनका जन्म बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। बोस ने 15 साल की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपनी कम उम्र के कारण वे पुलिस के चंगुल से
बच निकलते थे। बोस ने 1 साल के अंदर ही बम बनाना सीख लिया था और पुलिस थानों के बाहर प्लांट करना शुरू कर दिया। बोस की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब कलकत्ता के क्रूर मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को शमशान पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। किंग्सफोर्ड की दिनचर्या पर पूरी नजर रखने के बाद क्रांतिकारियों ने बग्गी में बम डालकर उसे मारने की योजना बनाई। योजना के अनुसार 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने क्लब की तरफ से आ रही लाल बग्गी पर बम से हमला तो किया, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला और बग्गी में सवार मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी की मौत हो गई। खुदीराम ने अदालत में इस बात पर अफसोस भी जताया, लेकिन मातृभूमि के उनके प्रेम ने अंत तक सभी को प्रभावित किया। 13 जून को बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखी। 11 अगस्त 1908 को मां भारती के इस वीर सपूत ने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मां भारती के वीर सपूत खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है और राष्ट्र सर्वप्रथम की पूरी टीम वीर बलिदानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ई-संजीवनी ऐप की शुरुआत की। इसके जरिए लोग घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं हासिल कर पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अधिवेशन भवन में स्वास्थ्य विभाग की 2705.35 करोड़ रुपए की 989 परियोजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जश्न टीका पोर्टल को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से मारे गए लोगों के परिवारों को हम पिछले साल से 4 लाख रुपए देते आ रहे हैं, लेकिन विज्ञापन देकर उसका ढिंडोरा नहीं पीटते। लोग 50,000 रुपए देते हैं और अखबारों में खूब विज्ञापन छपते हैं। स्वास्थ्य विभाग के माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन ही नहीं किया है, बल्कि नई चीजों की जो शुरुआत की है और उससे ये पता चल रहा है कि अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार में कितनी प्रगति हो रही है। इस सबको मालूम है। हमारे सभी साथी बोल रहे थे, पहले की बातों को कर रहे थे, तो पहले के बारे में तो आप जानते ही, हम शुरू से बता रहे हैं। क्या किया था सर्वे 2006 के फरवरी में सर्वे का नतीजा आया था और पता चला था कि कितने मरीज जाते हैं अस्पताल में। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर एक महीने में औसतन 39 मरीज जाते हैं। यानी समझ लीजिए कि पहले क्या स्थिति थी स्वास्थ्य केंद्रों पर, कि एक दिन में 1 या किसी दिन 2 मरीज जाते थे, ये हालत था। और उसके लिए जो काम किया गया, डॉक्टर से लेकर के अन्य सब लोगों के लिए इंतजाम किया गया, दवाओं का इंतजाम किया गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते अभी तो कोरोना का दौर आ गया। एक तो जान लीजिए कि औसतन एक महीने में 10,000 के करीब लोग पहुंच गए अपना इलाज कराने, तो कितनी बड़ी बात थी। और पहले जब भी हम लोग कहीं जाते थे, पहले सरकार में आने के पहले, तो कितने मरीज लोग चिंतित रहते थे। तो उसके हिसाब से तो बहुत शुरू किया गया। आप सब लोगों के इस कार्यक्रम को देख करके तो हम तो यही कहेंगे कि जितना काम किया जा रहा है, अब जितने चीजों का आज शिलान्यास कराया गया, उद्घाटन कराया गया, लोकार्पण कराया गया, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देख लिया अब कितनी जगहों पर अस्पतालों का काम होने जा रहा है। हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि सब जगह हर तरह की सुविधा लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे, तो ये सब सारा काम हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इससे बिहार के लोगों को बहुत सुविधा होगी और ये बहुत आवश्यक है। आज जो हमारी बिहार सरकार, राज्य सरकार की जो चिंता है कि हमारी राज्य सरकार की बेहतर और गुणवत्ता पूर्वक स्वास्थ्य सुविधाएं सहजता पूर्वक समाज के अंतिम पावदान तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। आप देख रहे थे कि हम सभी लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी का चिंता है कि हम किस क्रम में मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिशा निर्देशन में नए नए स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं योजनाओं को समय पर
पर हम आवश्यकता के अनुसार संचालित कर जन समूह को सुलभ कराने की चेष्टा की जा रही है। ई संजीवनी ओपीडी मॉडल के क्रियान्वयन इस अंतर्गत चिन्हित 1724 स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्रारंभ किया गया है। यह सेवा प्रत्येक सोमवार, बृहस्पतिवार और शनिवार दिवस को प्रातः 9 बजे से 2 बजे अपराह्न तक उपलब्ध रहता है। ई संजीवनी ओपीडी प्रणाली अंतर्गत गूगल प्ले स्टोर पर ई संजीवनी ओपीडी पर हम डाउनलोड कर अपना पंजीकरण कर घर में बैठे चिकित्सीय परामर्श को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। और वो सारी सुविधाएं हैं जिसके लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता रही है। हम बिहार के एक लोगों को जो उनकी सुविधाएं हैं, जो सरकार का दायित्व है, वो सारी सुविधाएं कैसे उन तक पहुंचे, और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उसका प्रस्तुतिकरण किया और समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों को भी नजदीक से जानने का अवसर मिला है। हम स्वास्थ्य विभाग के तमाम लोगों को इसके लिए हृदय से बधाई देते हैं। और वास्तव में स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां आम आदमी कहीं न कहीं निर्भर रहता है। हर गांव का वासी, हर ग्रामीण मजदूरी करके भी अपने जीवन को चलाता है, अपने परिवार के जीवन को चलाता है, लेकिन स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां कहीं न कहीं वो सरकार की ओर देखता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि आपने बिहार के उन बेबस आंखों को भी देखने का काम किया है जो 2005 के पहले बेबस था, लाचार था। वो सदर अस्पताल जाकर भी एक टैबलेट नहीं ले पाता। परिस्थितियां आपके नेतृत्व में बदली है और आपने जिस सोच से बिहार को विकासशील बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में परिवर्तित करने का फैसला लिया है, वो बिहार उस ओर जा रहा है, बिहार लगभग पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली में आज यानी 11 अगस्त से फेसलेस सर्विस शुरू हो रही है। इसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आपको घर बैठे मिल पाएंगी। आरटीओ की करीब 33 सेवाओं को बुधवार से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी सुविधा भी शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस योजना को आईपी एस्टेट ऑफिस से लॉन्च किया। अब दिल्ली में लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का ड्राइविंग लाइसेंस, एनओसी, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, डुप्लीकेट परमिट, परमिट सरेंडर, परमिट ट्रांसफर समेत अन्य कई सुविधाएं घर बैठे मिल पाएगी। फेसलेस सर्विस से रोजाना हजारों आवेदकों को लाभ मिलेगा। लोगों को इन सेवाओं के लिए परिवहन कार्यालय जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फेसलेस सेवाएं शुरू होने के बाद परिवहन कार्यालय में केवल स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस टेस्ट के लिए जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद भी जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है या फिर ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, वो लोग सुविधा केंद्र की मदद ले सकते हैं। आवेदक आधार कार्ड के माध्यम से इसकी वेबसाइट में किसी भी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि हमारे देश में हर साल करीब 1 करोड़ लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं। परिवहन मंत्रालय अधिकारी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी का सहारा लेकर लर्निंग टेस्ट पास भी कर लेता है तो स्थायी लाइसेंस के लिए परिवहन कार्यालय में टेस्ट देना जरूरी है। अगर पास नहीं कर पाया तो स्थायी लाइसेंस नहीं बन पाएगा। हम भ्रष्टाचार और घूसखोरी पे ताला लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हमारे ऑफिस में लगा करती थी उनको खत्म कर दिया। आपको कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। कोई नौकरी कर रहा है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए और आपने हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर जाना है। वो सर्विसेज पे जो चीज़ें जैसे स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है वो जाना है। आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और उसके द्वारा ही आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। सरकार आपके घर जा रही है आपको सर्विस देने के लिए। आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि हर घर में आज के दिन सरकारी दफ्तर है। आप अपने घर बैठ के वर्क एट होम बिना किसी परेशानी के, किसी आपको लाइन में नहीं लगना, किसी अधिकारी से नहीं मिलना और किसी और चीज़ों में टाइम खराब नहीं करना। 19 फरवरी को जो हमने जो ये ट्रायल स्टार्ट किया और आज लगभग 5 महीने से ज़्यादा पूरा हो गया, तो 5 महीने के अच्छे ट्रायल के बाद, अच्छी टेस्टिंग के बाद
हम इसको ये पब्लिकली लॉन्च कर रहे हैं। और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक ज़माना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था, पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, 1076 पे फ़ोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज़ ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फ़ीस ले जाएगा और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज़्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज़ वागज़ नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं। कोई कागज़ नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। जैसा अभी बताया गया, केवल 2 चीज़ हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीज़ों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके। सो दिल्ली के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसी तरह से आपकी सरकार, जैसा भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब दलालों से आज़ादी मिलेगी, बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी, लाइनों से आज़ादी मिलेगी, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिलेगी। और वो सिलसिला अब शुरू हो रहा है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
हाल ही में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए पूर्वांचल से बने केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन करने के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और पूर्वांचल मोर्चा ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्वागत समारोह रखा। इस कार्यक्रम में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने नए मंत्रियों का स्वागत करते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आभार व्यक्त किया। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार में यूडी मिनिस्ट्री के एमओएस संभालने वाले ऐसे आदरणीय कौशल किशोर जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रतापगढ़ से सांसद भाई माननीय श्री संगमलाल गुप्ता जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के बहुत ही जुझारू कर्मठ डायनेमिक अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अशोक गोयल देवधा जी और प्रदेश के महामंत्री निर्मल मिश्रा जी, संतोष भाई ओझा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे मोर्चा के पदाधिकारीगण। मोर्चा की ताकत आज दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत है। पूर्वांचल का मतलब जहाँ से सूर्य का उदय होता है, और सूर्य का उदय होता है, सूर्य का उदय एक ऊर्जा लेकर आता है, एक प्रकाश लेकर आता है। और आज में जब देश के विभिन्न हिस्सों में हम लोग जब जाते हैं तो वो चाहे श्रीनगर की डल लेक, चाहे आतंकवादी कितनी घटनाएं हो, लेकिन उस डल झील के सामने भी अगर कोई अपना व्यापार करने की हिम्मत रखता है तो वो पूर्वांचल के अंदर आतंकवादियों की गोलियों के साए में अब तो नहीं है, पहले होता था जब बोडो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, वहां भी अपने व्यवसाय और अपने काम को अंजाम देने का काम पूर्वांचल के भाई। यानी पूर्वांचल देश को निर्माण करने का, देश के अंदर विकास का जो कीर्तिमान बनाने का जो काम है वो हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों ने किया है। इसमें कोई दोहराई नहीं। देश ही नहीं, बहुत से ऐसे विदेशों में देश हैं जहां पर पूर्वांचल की आवाज आज वो पताका बनकर फैल रही है, वो चाहे मॉरिशस हो, सूरीनाम हो, या अफ्रीकन देश हो, यूरोपियन देश हो, या और भी देश हो। तो इसमें कोई दो राय नहीं। दिल्ली के अंदर पूर्वांचल का अपना इतिहास है। दिल्ली में पूर्वांचल के लोग केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में आपको पूर्वांचल के लोग मिलेंगे, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग। और जहाँ जाते हैं मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी परिवार की जीविका के साथ साथ एक अच्छा संदेश भी देने का काम करते हैं। तो आज पूर्वांचल मोर्चे ने यहाँ पर स्वागत कार्यक्रम रखा था, उसी में हम आए थे। हम पूर्वांचल मोर्चा के सभी लोगों का हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखिए, पूर्वांचल माननीय मोदी जी की सरकार में जो पूर्वांचल के मंत्री बने थे उनका आज स्वागत सम्मान था, और हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, और दिल्ली में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारे पूर्वांचल मोर्चा की एक अहम भूमिका होगी। और ये सम्मान समारोह था मंत्रियों का, और हम पूर्वांचल के जो यहाँ साथी हमारे दिल्ली में रहते हैं उन्हें भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आज वाली समय में लोगों के साथ बैठ के एक नई रणनीति तैयार करेंगे। पूर्वांचल मोर्चा आज दिल्ली के अंदर इस तरह से परचम लहरा रहा है, पूरी दिल्ली का नेतृत्व कर रहा है। उसका एक उदाहरण है आज कि पूर्वांचल मोर्चा से बने केंद्र मंत्री, और कितना ज़्यादा बड़ी भागीदारी पूर्वांचल को दी गई है। ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, और आज उन्हीं का अभिनंदन और भारतीय जनता पार्टी और संगठन का धन्यवाद करने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा था आज, जिससे कि समाज में ये पता चले कि पूर्वांचल किस प्रकार से अपनी कार्यशैली से अपना स्थान को बनाता है। दिल्ली वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो जनहित और राष्ट्रहित के बारे में सोचती है, और जो गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करती है। संगठन ही एकमात्र ऐसा जो इस प्रकार से चयन करता है कि किन्हें केंद्र मंत्री बनाना चाहिए, किन्हें टिकट देना चाहिए, किन्हें नेता बनाना चाहिए, किन की भावनाओं में मानवता है, किन की भावनाओं में जनहित है, किन की भावनाओं में राष्ट्रहित है। इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले कार्यकर्ता का विकास करता है एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी।
आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन में अनुकंपा पर कार्यरत 43 तदर्थ सफाई कर्मचारियों को जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा द्वारा कंफर्मेशन लेटर दिया गया। इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अध्यक्ष के अतिरिक्त जोन के उपायुक्त विक्रम मल्लिक, सहायक आयुक्त पीके सिंह, सफाई अधीक्षक केसी शर्मा और राम अवतार मुख्य रूप से उपस्थित थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा ने बताया कि उन्होंने जोन में अध्यक्ष पद को संभालने के उपरांत ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया था कि आगामी 1 महीने के अंदर अनुकंपा पर कार्यरत तदर्थ सफाई कर्मचारियों को कंफर्मेशन लेटर दे। योगेश वर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत का सपना देखा है उसे साकार करने में हमारे सफाई कर्मचारी तत्पर हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सफाई सैनिक की संज्ञा देते हुए कहा कि हमारे कर्मचारियों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात दिल्ली की जनता के लिए सेवा की है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस केशवपुरम जोन के उपायुक्त श्री विक्रम मल्लिक जी, जो कि आपके लिए सदैव कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं कि मैंने जल्दी से जल्दी अपने सफाई कर्मचारी हैं, जितने अपने साथी हैं, उनके लिए कोई ना कोई काम करना है। और उसके साथ साथ हमारे एसी साहब प्रवीण जी, हमारे दोनों एसएस केसी शर्मा जी, राम अवतार जी और मेरे क्षेत्र के सभी अधिकारी केशवपुरम जोन के और मेरे सभी सफाई सैनिक जो मेरे बंधु हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज केशवपुरम जोन की ओर से आप साथ सबको एक नियुक्ति का पत्र जो दिया जा रहा है, वो जो विजन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, आप सबने देखा होगा कि जब वो गए और उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, उनके आदर्शों को और आप सबके प्रति जो प्रेम आज भारतीय जनता पार्टी का आप सभी मेरे सफाई कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़ने वाले, हम लोग पहले भी आपके हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और आज भी हम लोग जो हमारे 43 कर्मचारी थे जिनको कि हमने एडहोक बेसिस पर पहले रखा था और उनकी सारी इंक्वायरी करने के बाद आज हम आपको नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, तो ये सब इसका श्रेय जाता है हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शीर्ष नेतृत्व का, जो आपके हितों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे सैनिक हैं, ये निगम की रीढ़ की हड्डी हैं और आप लोग जो है अगर सफाई व्यवस्था दुरुस्त ना हो तो पूरा दिल्ली कूड़ा दिखेगी। तो आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की जनता आज आपके ऊपर निर्भर है और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के वक्त आप लोगों ने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का ही नतीजा है कि हमारा हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आप लोगों को हम अपने आप के नियुक्ति पत्र दें। आपने अपनी ईमानदारी के साथ बहुत दिल्ली की जनता की कोरोना काल के अंदर सेवा करी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी जो है वो बरसात के मौसम में ही अपने पाँव पसारती है। हमारे को इस मौसम में कुछ सावधानियाँ अगर वो अपनाएंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ व सुरक्षित रहेगा। सावधानियाँ इस प्रकार से हैं कि आप अपने घर में रखे हुए कूलर को सप्ताह में 1 या 2 बार बच्चे साफ करें। अगर आपके घर में छत पर टंकी है तो आप उसका ढक्कन ठीक प्रकार से बंद कर लें और जांच लें। अगर आपके घर में कोई पानी जिसमें भरते हैं, कोई ड्रम कैन है, उसका ढक्कन ठीक प्रकार से बंद होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप छत पे कोई भी ऐसा सामान ना रखें जिसमें कोई बरसात का पानी जमा हो, या आप ऐसे खुले में कोई ऐसा बर्तन ना रखें जिसमें बरसात का पानी जमा हो जाए। आपके घर में जो भी फ्लावर पॉट है उसका पानी उसमें उतनी मात्रा में डालें जितने उसको जरूरत है। बरसात के मौसम में फ्लावर पॉट को चेक करें, अगर उसमें पानी बरसात का जमा होता है तो उसको कृपया निकाल दें। अगर ये सावधानियां अपनाएंगे तो आप मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी से कोसों दूर रहेंगे। देश में एक ही दिन में कोरोना के मामलों में 10,000 से अधिक हुई बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,353 नए मामले तो वहीं 373 लोगों की गई जान।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सभी रिक्तियों को भरने का दिया निर्देश। आज से 8 सप्ताह के भीतर की निर्धारित की गई अवधि। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ी के दरकने से दबी गाड़ियां, लगभग 60 लोग मलबे में फंसे। आईटीबीपी के 300 जवान रेस्क्यू में जुटे। दिल्ली की सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा सुविधाएं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के बीच किया अहम समझौता। कोरोना काल में यूपी सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब यूपी में सिर्फ रविवार को ही रहेगा कोरोना कर्फ्यू। पहले हफ्ते में 2 दिन लगता था कोरोना कर्फ्यू। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया बरी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, सत्यमेव जयते। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे से भावुक हुए सभापति वेंकैया नायडू। कहा कि जो हुआ वो संसद की मर्यादा के अनुरूप नहीं था। मैं इससे बहुत आहत हूं। मध्य प्रदेश में नकली शराब बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं। मध्य प्रदेश कैबिनेट में सरकार ने नए संशोधन विधेयक को दी मंजूरी। विधेयक में मौत की सजा से लेकर 20 लाख रुपए तक का है जुर्माना। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली में नहीं होगी बारिश, लेकिन मौसम रहेगा खुशनुमा। खेल खेल में ज्ञान बढ़ाने एक बार फिर छोटे पर्दे पर नजर आएंगे बिग बी अमिताभ बच्चन। 23 अगस्त से कौन बनेगा करोड़पति शो को फिर से होस्ट करते नजर आएंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।